हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीपीएससी नॉलेज प्लैनेट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत की जनगणना 2011 के संबंध में चर्चा करेंगे तथा इससे संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों को जानेंगे। दोस्तों, जनगणना से संबंधित प्रश्न सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आरओ और पीसीएस जैसी परीक्षाओं में तो ये काफ़ी प्रश्न इससे बनते हैं। अतः ये आगामी आरओ 2016 और पीसीएस 2020 जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो की शुरुआत में दोस्तों हम जनगणना के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जनगणना की उपयोगिता के संबंध में बताया गया है। अर्थशास्त्र में राज्य की आर्थिक गतिविधियों के आकलन हेतु जनगणना के आंकड़ों के इस्तेमाल की जानकारी मिलती है। यहाँ तक कि अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ और तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना आयोजित की जाती है। अब तक भारत में कुल 15 जनगणना हो चुकी है। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। आइए दोस्तों, अब जनगणना के प्रशासनिक स्वरूप की बात कर लेते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जनगणना को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को दिया गया है। केंद्र सरकार ही जनगणना के कार्यों को संपन्न कराती है तथा इससे संबंधित आंकड़ों को जारी करती है। 1948 में जनगणना अधिनियम पारित किया गया और 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग का गठन किया गया। केंद्रीय स्तर पर इस विभाग का शीर्ष अधिकारी महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कहलाता है। राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में एक स्थायी जनसंख्या निदेशालय होता है जिसका प्रमुख जनगणना निदेशक कहलाता है। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय उपनिदेशक, जिला स्तर पर जिलाधीश तथा महापालिका स्तर पर मुख्य नगर अधिकारी होता है। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि जनगणना 2011 का जनगणना कार्य 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 तक हुआ। जनगणना 2011 का आयोजन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली के निर्देशन में संपन्न हुआ। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों की जनगणना अवधि 11 सितंबर से 30 सितंबर तक थी। 30 सितंबर 2011 को 15वीं जनगणना का कार्य संपन्न हुआ और 30 अप्रैल 2013 को अंतिम आंकड़े जारी किए गए। तो दोस्तों, आइए अब भारत की जनसंख्या के संबंध में कुछ आंकड़ों को जान लेते हैं। भारत की कुल आबादी 1,21,08,54,977 जनगणना 2011 के अंतर्गत दर्ज की गई थी। वहीं जिसमें पुरुष आबादी कुल आबादी का 51.47% है, तो वहीं महिलाओं का कुल आबादी में हिस्सा 48.53% है। भारत में दुनिया की कुल आबादी का 17.5% जनसंख्या निवास करती है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7% रही। तो वहीं भारत का जनघनत्व 2011 की जनगणना में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर रहा है। शिशु जनसंख्या यानी 0 से 6 वर्ष के तक के बालकों की बात करें तो शिशु जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत 13.6% है। अब जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्यों की बात कर लेते हैं। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है।
भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो वहीं जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार, चौथे पे पश्चिम बंगाल और पांचवे पे आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 केंद्र शासित क्षेत्रों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली में निवास करती है, जहां लगभग 1,67,87,941 जनसंख्या 2011 की जनगणना के अंतर्गत दर्ज की गई थी। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर पुदुचेरी, तीसरे पे चंडीगढ़, अंडमान निकोबार चौथे स्थान पर और दादरा नगर हवेली पांचवें स्थान पर है। जनसंख्या वृद्धि दर वाले शीर्ष 5 राज्य या केंद्र शासित क्षेत्रों की बात करें तो 55.9 वृद्धि दर के साथ दादरा नगर हवेली पहले स्थान पर है। यानी दादरा नगर हवेली में जनसंख्या वृद्धि दर पूरे देश में सर्वाधिक 55.9% है। वहीं जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में दूसरे स्थान पर दमन दीव, तीसरे पे पुदुचेरी, चौथे पे मेघालय और पांचवें पे अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है। अब न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों की बात करें तो न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि के मामले में नागालैंड पहले नंबर पर है। नागालैंड की वृद्धि दर ऋणात्मक है और पूरे देश में इकलौता ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य है। नागालैंड की वृद्धि दर -0.6% है। सबसे कम दशकीय वृद्धि के मामले में केरल 4.9% के साथ दूसरे नंबर पर, लक्षद्वीप तीसरे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह चौथे और गोवा पांचवें नंबर पर। अब दोस्तों लिंग अनुपात के बारे में बात कर लेते हैं। भारत का लिंग अनुपात 943 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो प्रति 1000 बालकों पर 919 बालिकाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात 923 है, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात 905 है। अब लिंग अनुपात के मामले में शीर्ष 5 लिंग अनुपात वाले राज्यों की बात करते हैं तो सबसे अधिक लिंग अनुपात के मामले में केरल पहले स्थान पर है, जहां पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। तो वहीं लिंग अनुपात के मामले में दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, जहां 1000 पुरुषों पर 996 महिलाएं हैं। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, चौथे पे छत्तीसगढ़ और पांचवें पे मेघालय है। अब न्यूनतम 5 लिंग अनुपात वाले राज्यों की बात करें तो लिंग अनुपात के मामले में हरियाणा सबसे निचले पायदान पर है, जहां पर लिंग अनुपात मात्र 879 है। वहीं न्यूनतम लिंग अनुपात के मामले में जम्मू कश्मीर का नीचे से दूसरा स्थान है, तो वहीं सिक्किम का नीचे से तीसरा, पंजाब का चौथा और उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंग अनुपात वाले राज्यों में नीचे से 5वां स्थान है। उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात 912 है। शीर्ष 5 लिंग अनुपात वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है, जहां 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। तो वहीं 947 लिंग अनुपात के साथ केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में लक्षद्वीप दूसरे स्थान पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 876 लिंग अनुपात के साथ तीसरे, दिल्ली चौथे और चंडीगढ़ पांचवें स्थान पर है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले केंद्र शासित राज्य की बात करें
तो सबसे कम लिंग अनुपात दमन एवं दीव का है, जहां मात्र 618 लिंग अनुपात है। दादरा एवं नगर हवेली का लिंग अनुपात 774 है और ये इसका नीचे से दूसरा स्थान है केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में। चंडीगढ़ 818 लिंग अनुपात के साथ केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में नीचे से तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले दो जिलों की बात करें तो पुडुचेरी का माहे जिला पूरे देश में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है, जहां 1000 पुरुषों पर 1176 महिलाएं हैं। तो वहीं उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला दूसरे स्थान पर, जहां 1000 पुरुषों पर 1139 महिलाएं हैं। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले दो जिलों की बात करें तो दमन दीव का जिला दमन सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है, जहां पर 1000 पुरुषों पर मात्र 533 महिलाएं हैं। 583 लिंग अनुपात के साथ जम्मू कश्मीर का लेह जिला नीचे से दूसरे स्थान पर है। अब 0 से 6 आयु वर्ग के शीर्ष 5 लिंग अनुपात वाले राज्यों की बात करें, यानी शिशु लिंग अनुपात के शीर्ष 5 राज्यों की बात करते हैं, तो शिशु लिंग अनुपात में अरुणाचल प्रदेश का प्रथम स्थान है। यहाँ शिशु लिंग अनुपात 972 है, जो कि राष्ट्रीय औसत शिशु लिंग अनुपात जो कि 919 से काफ़ी अधिक है। शिशु लिंग अनुपात में दूसरे स्थान पर मिजोरम और मेघालय का स्थान आता है, जहाँ का लिंग अनुपात 970 है। तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, चौथे पे केरल और पांचवें पे असम है। अब शिशु लिंग अनुपात में न्यूनतम 5 लिंग अनुपात वाले राज्यों की बात करते हैं, तो शिशु लिंग अनुपात सबसे कम हरियाणा में है, जहां शिशु लिंग अनुपात मात्र 834 है। पंजाब में शिशु लिंग अनुपात 846 है और इस सूची में नीचे से दूसरे स्थान पर। सबसे कम शिशु लिंग अनुपात के मामले में जम्मू कश्मीर का नीचे से तीसरा स्थान है। चौथे स्थान पर राजस्थान और पांचवें उत्तराखंड का नंबर आता है। अब शिशु लिंग 0 से 6 आयु वर्ग में शीर्ष 2 और न्यूनतम 2 लिंग अनुपात वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो शिशु लिंग अनुपात के मामले में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार का प्रथम स्थान है, तो वहीं पुडुचेरी दूसरे स्थान पर है। सबसे कम शिशु लिंग अनुपात वाले केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पहले स्थान पर है, जहां पर शिशु लिंग अनुपात 871 है, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है। उन्नीस से 2011 तक कुल जनसंख्या और 0 से 6 आयु की जनसंख्या की तुलनात्मक आंकड़े को जान लेते हैं। 1961 में जहां कुल औसत लिंग अनुपात 941 था, तो वहीं 2011 में ये बढ़कर 943 हो गया है। 1961 में शिशु लिंग अनुपात 976 था, जो कि घटकर 2011 में 919 ही रह गया है। अब भारत की साक्षरता दर के बारे में जान लेते हैं। तो भारत की कुल साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% और महिलाओं की साक्षरता दर 64.6% है। शीर्ष 5 साक्षरता दर वाले राज्यों की बात करें तो केरल 94% साक्षरता दर के साथ भारत में पहले स्थान पर है, तो वहीं मिजोरम 91.3% साक्षरता दर के साथ दूसरे स्थान पर। 88.7% के साथ गोवा तीसरे, त्रिपुरा चौथे, हिमाचल प्रदेश पांचवें स्थान पर है। न्यूनतम
साक्षरता दर वाले 5 राज्यों की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता दर के मामले में बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है। यहाँ का साक्षरता दर मात्र 61.8% है। तो न्यूनतम साक्षरता दर के मामले में बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है, फिर राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। शीर्ष 5 केंद्र शासित साक्षरता वाले प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत लक्षद्वीप में है, जहां का साक्षरता प्रतिशत 91.8% है। दमन-दीव 87.1 साक्षरता प्रतिशत के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे स्थान पर है, तो वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह 86.6% साक्षरता के साथ तीसरे स्थान पर है। दिल्ली साक्षरता प्रतिशत के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में चौथे स्थान पर है, 5वां स्थान चंडीगढ़ का है। न्यूनतम 3 साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम साक्षरता दादरा एवं नगर हवेली की है, जहां की साक्षरता दर 76.2% है। उसके बाद पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़ का नंबर आता है। शीर्ष 5 साक्षर जनसंख्या में वृद्धि करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो 2001 से 2011 तक के दौरान साक्षर जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है दादरा नगर हवेली में, जहां साक्षर जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत रहा है 119.46%। वहीं 75.63% की साक्षर जनसंख्या में वृद्धि के साथ दमन-दीव दूसरे स्थान पर। बिहार में भी साक्षर जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई है और यहाँ पे साक्षर जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत 74.83% रहा है। साक्षर जनसंख्या में वृद्धि के मामले में अरुणाचल प्रदेश चौथे स्थान पर और 5वां स्थान झारखंड का है। पुरुष साक्षरता वाले शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत के मामले में केरल 96.1% के साथ पहले स्थान पर है, तो वहीं लक्षद्वीप 95.6% पुरुष साक्षरता के साथ दूसरे स्थान पर। मिजोरम में पुरुष साक्षरता दर 93.3% है और ये तीसरे स्थान पर है, तो वहीं गोवा 92.6 पुरुष साक्षरता दर के साथ चौथे और त्रिपुरा का स्थान 5वां है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्यों की बात करें तो सबसे कम पुरुष साक्षरता दर बिहार में है, जहां पुरुष साक्षरता मात्र 71.2% है, जो कि राष्ट्रीय साक्षरता दर से काफी नीचे है। पुरुष साक्षरता के मामले में नीचे से अरुणाचल प्रदेश का दूसरा स्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश और मेघालय का नंबर आता है, उसके बाद जम्मू कश्मीर का। स्त्री साक्षरता वाले शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो स्त्री साक्षरता के मामले में केरल का प्रथम स्थान है, जहां पे स्त्री साक्षरता दर 92.1% है, तो वहीं मिजोरम 89.3% स्त्री साक्षरता दर के साथ दूसरे स्थान पर है। लक्षद्वीप भी स्त्री साक्षरता के मामले में 87.9% के साथ तीसरे स्थान पर है, गोवा का चौथा और त्रिपुरा का 5वां स्थान है। न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाले 5 राज्यों की बात करें तो सबसे कम स्त्री साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, जहां मात्र 51.5% स्त्रियां ही साक्षर हैं। स्त्री साक्षरता के मामले में राजस्थान भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है और इसका स्थान नीचे से दूसरा है। यहाँ का स्त्री साक्षरता प्रतिशत 52.1% है। स्त्री साक्षरता में नीचे से झारखंड का तीसरा स्थान। वहीं उत्तर प्रदेश का स्त्री साक्षरता के मामले में सूची में नीचे से 5वां स्थान है और यहाँ पर स्त्री साक्षरता दर 57.2% है। सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं
तो पुरुष और स्त्री साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा जो अंतर है वो राजस्थान में देखने को मिलता है, जहाँ पर पुरुष और स्त्री साक्षरता दर में 27.1% का अंतर है। तो वहीं झारखंड में पुरुष और स्त्री साक्षरता दर में 21.4% का अंतर है। दादरा एवं नगर हवेली में स्त्री पुरुष साक्षरता दर में 20.9% का अंतर, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 20.4% का अंतर देखने को मिलता है। अब न्यूनतम स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अंतर वाले 3 राज्यों की बात कर लेते हैं। तो मेघालय में पुरुष और स्त्री साक्षरता दर में मात्र 3.1% का ही अंतर है। वहीं मिजोरम और केरल 4% इसके अंतर के साथ दूसरे स्थान पर है। नागालैंड में पुरुष और स्त्री साक्षरता दर में मात्र 6.7% का ही अंतर है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जनगणना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।